नयनतारा की अभी नई नई शादी हुई थी, पर शादी के दूसरे ही दिन उसे अपनी मामी सा के यहाँ निकलना पड़ गया था। पूरे 29 दिन हो गए आज तुझे यहाँ पर बेटा। ना हनीमून जा पाई, ना शादी के बाद की रस्में सुकून से निपटा पाई, ना पग फेरा, न चूल्हा पूजन, कुछ नहीं हो पाया तेरा। रस्मों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है मामी जी, और रस्में हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई थी, हमें परेशान करने के लिए नहीं। अब जरूरत पर ही बहू काम नहीं आए तो फिर क्या परिवार। जीती रहे बहू, जीती रहे। कल निखिल का फोन आया था, रात तक वो आ जाएगा तुझे लेने, तो आज आखिरी बार अपनी मामी सास के लिए खिचड़ी बना दे बेटा। जी मामी जी। सर के पल्लू को संभालती हुई नयनतारा सर झुकाकर किचन में चली जाती है। किचन में पहुंचती ही उसका दूसरा ही रूप बाहर आता है। एक हाथ से पल्लू पीछे उतरता है तो दूसरे हाथ से बालों का क्लिप खुलता है। मतलब हद होती है भाई, कोई इतना कैसे गिर सकता है। परहेज के चावल के नाम पर उबले हुए चावल में हल्दी डालकर मामी जी को परोस देती हूँ, फिर भी उनका जी नहीं उबरा। ऊपर से इनके चक्कर में मुझे भी ये उबला खाना खाना पड़ रहा है। ऐसी डाइटिंग मैंने शादी के पहले कर ली होती तो अपनी पसंद का लहंगा पहन लेती फेरों पर मुझे क्या पता था जिस लड़के को खाने से इतना प्रेम है उसके साथ ऐसा खेल करेगी मम्मी जी। हाय लगेगी मम्मी जी, आपको मेरी हाय लगेगी। कहाँ फंस गई मैं। कुकर में पिछली रात के बचे चावल और दाल को नमक के साथ एक गिलास पानी डाल की सीटी लगाने के लिए नयनतारा गैस पर चढ़ा देती है। तभी उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। वक्त से निकल जाना बहू, 6 बजे के बाद राहु दशा शुरू हो जाएगी। मामी जी कह रही थी कि करण रात को आएंगे, तो फिर मैं 6 बजे कैसे निकल सकती हूँ मम्मी जी। अरे तुझे करण का नाम कैसे पता चला बहू? है ऐसे नाम नहीं लेते पति का, उम्र कम हो जाती है पतियों की। मैं आज तक मेरे ससुर जी को निखिल के पापा कहती हूँ, नाम नहीं पता है मुझे उनका। पतियों की ना, सभी पति का नाम थोड़ी ना ले रही हूँ मम्मी जी। और अगर ऐसा होता तो फिर लोग अपने दुश्मन के पति का नाम को अपने हाथों पर गुदवा लेते और दिन भर उसी के नाम की माला जपते। एक काम करती हूँ, करण को मना कर देती हूँ, मैं ही आती हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है? लगता है 1 महीने में तो ये भूल गई है कि तू इस घर की बहू है। अरे माँ जी अब तो नाराज हो गई, मैं आपसे मजाक कर रही थी। कहते हैं जो हंसते खेलते रहते हैं उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ मामी जी को इतना बीमार देखकर ना मुझे आपके लिए फिक्र हो गई, तो बस वही आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी मैं। आप उन्हें 4 बजे तक भेज दीजिएगा ना, तब तो वक्त रहते आऊंगी ना मैं। फोन रखकर नयनतारा कुकर को 2 सीटी लगाकर उतारती है। फाइनली आज से सादे खाने का कोर्स कंप्लीट हुआ। प्रॉब्लम है किसी को परहेज का खाना मुझे खिलाया जा रहा था। तैयार खाना लेकर नयनतारा डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये क्या बात हुई बहू, तू भी तो बैठ। आज नहीं मामा जी, आज मैं उपवास पर हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि मामी जी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पूरे दिन के लिए अन्न को त्याग दूंगी, तो आज वही दिन है। व्रत का तो एक बहाना था, नयनतारा को अब टेस्टी टेस्टी खाना खाना था। शाम को उसे निखिल लेने पहुंच जाता है और बिना देरी किए अपना सामान गाड़ी में रखकर निखिल के साथ वो अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है गाड़ी में। कैसे पति हो निखिल तुम? वहाँ राम जी वनवास पर जा रहे तो सीता जी उनके साथ चले गए, और यहाँ 1 महीने का कड़ा वनवास मिला मुझे और तुम मेरे साथ नहीं आए। अरे मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो उसके बाद सच में हमें वनवास पर जाना पड़ता, क्योंकि मुझे निकाल ही देते घर से। मामी जी ने जब कहा कि किसी की जरूरत है तो तुम खुद आगे गई थी। तुम्हें इंटरेस्टेड देखकर मम्मी ने भी तुम्हें रोकने को नहीं कहा। अरे मुझे क्या पता था वहां मेरे साथ ये सब होगा। अच्छा छोड़ो, बीती बातों को छोड़ो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। किसी ढाबे के पास गाड़ी रोको ना, गर्मा गर्म पूरियां छोले कचौरी खाने का मन कर रहा है मेरा। लाल रंग का तड़का लिए चने की सब्जी ओए होए होए, और वो क्रिस्प कुरकुरा पापड़, हाय 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 हाय। मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं कोई पूजा होनी बाकी है तो तुम्हें अभी कुछ भी खाना नहीं है? क्या? हे भगवान। रात के 10 बजे गाड़ी सुषमा के घर पहुंचती है। द्वार पूजन की रस्म होने के बाद दोनों पति पत्नी अंदर आते हैं। किसी को भूख नहीं लग रही है क्या? यहाँ कोई खाने पीने की बात ही नहीं कर रहा। लगता है मुझे ही इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। प्रीति दी, आपकी फोन में फूडी ऐप था ना, जरा फोन पास कीजिए ना। आपको पिज्जा पसंद है ना, वही ऑर्डर कर देती हूँ। और कौन कौन क्या क्या खाएगा? इस वक्त 11 बज रहे हैं बहू, सभी खा चुके हैं। और नहीं तो क्या, खाने का वक्त होता है बेटा। हमारे यहाँ तो 9 बजते बजते सभी खाना खा लेते हैं। सभी के सामने रखा नयनतारा का ये प्रस्ताव खारिज हो जाता है, बट वो कोशिश नहीं छोड़ती और अपने देवर योगेश के पास जाकर कहती है, आज तो मेरा फास्ट हो गया था,
अब ये द्वार पूजन की रस्म हो गई है, अब जाकर कुछ खाऊंगी। वो क्या है ना, रात को अगर भूखी सो जाती हूँ तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाती है। फिर कल सुबह पहली रसोई की रस्म भी करनी है, वीडियोग्राफर भी आएंगे, तो आई नीड टू लुक फ्रेश ना। तो मैं सोच रही थी खुद के लिए कुछ बना लूं। तुम कुछ खाओगी क्या? ओहो भाभी, आपने कुछ खाया नहीं क्या अब तक? बताओ, अब तो कुछ खा भी नहीं पाओगे। वो सिलेंडर खत्म हो गई है ना, कल सुबह ही नंबर लगेगा। अब तो कुछ बनना मुश्किल है। फ्रिज में दूध होगा, अब दूध पी लो। बेचारी नयनतारा, रसोई में तेल भी था, मसाले भी, पर सिलेंडर ही नहीं था, तो खाना बनता कैसे? मुंह लटकाकर नयनतारा अपने कमरे में आ जाती है। सोच रहा हूँ हमारे लिए कोई कपल ड्रेस ऑर्डर कर लूं। आजकल पहनते हैं ना सब हस्बैंड वाइफ मैचिंग मैचिंग। ऑनलाइन ऑर्डर? हाँ। नयनतारा ऑनलाइन खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगती है, तभी निखिल कहता है, पूरे 1 महीने बाद आज दिख रही हो तुम मुझे, और मेरे साथ वक्त ना बिताकर फोन में घुसी पड़ी हो। फर्स्ट नाइट भी हमारी नहीं हुई थी, याद है ना तुम्हें? अब आपसे बात करने के लिए शरीर में जान तो होनी चाहिए ना। बस वही खाना ऑर्डर कर रही हूँ, एक बार खा पी लूं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। क्या? अभी नहीं, खाना वाना ऑर्डर मत कर देना। मम्मी और बाकी सबको पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। वो क्या सोचेंगे? बहू आते ही खुद के लिए खाना ऑर्डर करने लग गई, अब इसे अलग होना चाह रही है। हमारे घर पर जो आता है, जो बनता है, सभी के लिए बनता है। मैं तुम्हारा पति हूँ, पर उससे पहले मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। अब जो खाना है सुबह ही खाना। इतनी देर वेट किया तो कुछ घंटे और सही। ये सुनते ही नयनतारा के सब्र का बांध टूट जाता है। एक एक से बदला लूंगी मैं, एक एक से। मेरी खुशी की कढ़ाई चढ़नी ही नहीं थी किसी ने, अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी भी और उसमें पकवान बनाऊंगी भी। जितना खाने के लिए मैं तरस रही हूँ ना, उतना ही। अगली सुबह नयनतारा 4 बजे उठकर नहा धोकर अपनी सास को जगाने चली जाती है। अरे बहू, तो इस वक्त इन कपड़ों में? कपड़ों में क्या दिक्कत है मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। अच्छा तो दिखना ही था ना मुझे, इसीलिए सोचा शादी वाला लहंगा पहन लूं। लगता है जैसे मेरी शादी सालों पहले हुई थी, दिन ही भूल गई मैं तो ये साज श्रृंगार तो जरूरी था। अब आप सभी ना रिसेप्शन वाले ड्रेस ही पहन लीजिए, आज मेरी पहली रसोई है। अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए, मैं कुछ बना लेती हूँ। नयनतारा जाती है रसोई में और बनाना शुरू करती है। छोले भटूरे। कढ़ाई में फूलते भटूरों को देखकर नयनतारा के मुंह में पानी का सैलाब उठ रहा था। नयनतारा माथे का पल्लू संभालते हुए आखिरी भटूरा तेल से निकालती है। सामने रखे गाढ़े छोले लाल मसाले में चमक रहे थे, वो इधर उधर नजर घुमाती है। अभी तो बाहर रोशनी भी नहीं आई थी, तो कोई किचन में होता कैसे? एक चम्मच टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं कोई ये ना कह दे रसोई में 19-20 हो गई। 1 चम्मच, फिर दूसरा, फिर आधे कटोरे छोले और 6 भटूरे। 1 महीने से फीका उबला सा खाना खा खाकर उसकी आत्मा जैसे मसाले को तरस गई थी। हे भगवान, ये हुआ ना खाना। हाँ, अब जाकर जान आई शरीर में। मम्मी ठीक कहती थी, ससुराल में अपनी मर्जी का खाने से पहले सोचना पड़ेगा। नयनतारा का कोटा तो हो गया था, वो थाली बचा बचा कर पूरे घर को हॉल में जमा कर लेती है। मम्मी जी, आपको तैयार होने के लिए बोला था ना मैंने, जल्दी से सभी आइए, पहली रसोई है मेरी मम्मी जी। 8 बजे के बाद खराब मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जल्दी से सभी नहाकर टेबल पर आ जाइए। हड़बड़ी में सभी फ्रेश होते हैं और टेबल पर बैठते हैं। नयनतारा सभी को भर भर कर प्लेट परोसती है। भाभी, सुबह सुबह इतना हैवी? मैं डाइट पर हूँ। बाय गॉड, आप तो मुझे मोटा कर दोगे। अच्छा जी, दिन रात मैडम तला भुना खाती है, तब तो आपका डाइट नहीं डिस्टर्ब होता। भाभी की पहली रसोई है, चुपचाप खा ले। प्रीति थोड़ा निराश हो जाती है, तभी सुषमा पहला कौर खाती है और रुक जाती है। अरे वाह, बिल्कुल होटल जैसे छोले बना दिए बहू तूने तो। सुरेश तुरंत दूसरा भटूरा उठा लेता है। बहू, आज तो दिल खुश कर दिया तूने। निखिल की शादी के कैटरिंग वाले खाने का स्वाद याद आ गया। सभी पेट भरकर खा लेते हैं। दोपहर के समय किचन में प्रेशर कुकर की सीटी पूरे घर में गूंज रही थी। घी में जीरा तड़क रहा था, प्याज टमाटर का मसाला लाल होकर तेल छोड़ चुका था। नयनतारा कड़छी चलाते हुए राजमा में ऊपर से हरा धनिया डालती है। सारी कसर पूरी कर लूंगी मैं। खाना क्या होता है अब मैं बताती हूँ सभी को। नयनतारा खुद से बातें कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पड़ोसन शर्मा आंटी बिना इंतजार किए अंदर झांकती है। अरे भाभी जी, क्या बात है, आज तो होटल जैसी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगा कहीं प्रीति की शादी वादी तो नहीं मंड गई। उम्र तो ऐसी है बच्चों की कि सभी को एक ही मंडप पर बिठाया जा सकता है, पर हमारे घर किसी बच्चे का रिश्ता हो और पड़ोसियों को खबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है भाई। वो तो नयनतारा आ गई है ना भाभी के यहाँ से, तो रसोई वही संभाल रही है। शर्मा इनसे रुका नहीं जाता और किचन में चली जाती है। अरे वाह नयनतारा, कल ही लौटी है ना तू? एक पूरा महीना अपनी मामी सास के यहाँ रहकर आई है और यहाँ आते ही काम भी पकड़ लिया। अपना घर अपना ही होता है ना आंटी जी, आराम तो बाद में भी हो जाएगा। आजकल की लड़कियां कहाँ करती है इतना, हमारी बहू तो बिना बोले सब समझ जाती है भाभी। तभी योगेश आता है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट आ गया है, पहले क्वालिटी चेक होगा। अभी तो बना रही हूँ मैं। योगेश चम्मच से थोड़ा राजमा चख लेता है। बस जिम कैंसल, आज लेग डे की जगह राजमा डे। सब हंस पड़ते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। नयनतारा के साथ जो 1 महीने में हुआ था, उसके बाद तो उसके मायके वालों से लेकर आस पड़ोस वालों ने भी यही सोचा कि अब नयनतारा सभी को दाने दाने के लिए तरसा देगी। पर नयनतारा ने ऐसा नहीं किया। उसने तो और ज्यादा तेल मसाले का खाना बनाना शुरू कर दिया। हर रोज वही तला भुना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। निखिल एक दोपहर नयनतारा को कॉल करता है। हाँ जी कहिए, पेट कैसा है, सही है ना? हाँ वैसे तो सही है, पर रात में ना कुछ हल्का बना लेना, पेट की बैंड बजी पड़ी है। हल्का? अच्छा ठीक है, कुछ हल्का बना लूंगी। पर फिर पेट भर पाएगा आपका? अरे पेट भरेगा नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। आज फिर हैवी ब्रेकफास्ट करके आया, इतना हैवी खा खा कर ना मुझे ऑफिस में नींद आती रहती है। ऊपर से कल गैस भी ज्यादा हो गई थी, और तुम्हारे छोले के साथ जो कच्चा प्याज रहता है ना, उस प्याज की स्मेल मेरे मुंह से पूरे ऑफिस में फैल गई। 3-4 बार लोग टोक चुके हैं मुझे। ये सही था, पूरे ऑफिस को मेरे खाने का टेस्ट मिल रहा है। चलो मैं रात को कुछ हल्का ही बना लूंगी बस। नयनतारा पनीर बटर मसाले और नान की तैयारी शुरू कर देती है। योगेश भैया पनीर ले आइए ना, पनीर की सब्जी बनाऊंगी आज। पनीर तो मैं ले आऊंगा भाभी, पर विदाउट ऑयल विदाउट मसाला कुछ बने तो ही बनाइएगा, वरना जिम से अब लात मार कर मुझे निकाल दिया जाएगा। इतनी हैवी डाइट नहीं लेनी होती रोज रोज। मैं तो रोटियों पर घी भी नहीं लगवाता था, और आप तो इतना हैवी खाना बना रही है कि कुछ कहना ही नहीं। अरे जो भी बनेगा बिल्कुल लाइट ही बनेगा देवर जी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे एक एक नियम याद है जो मम्मी जी ने मुझे फेरों के वक्त समझाए थे। नयनतारा ने तो ठान लिया था, उसकी गैस पर कढ़ाई हमेशा चढ़ी रहेगी। एक तरफ तंदूर सेट करके वो नान की तैयारी शुरू कर देती है, तो दूसरी तरफ योगेश की लाई हुई पनीर को फ्राई करना शुरू कर देती है। रात को खाने की टेबल पर हल्का खाना बनाने को बोला था भाभी, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे भाभी आ रही हूँ। नयनतारा खाना टेबल पर लगाती है। ये क्या है भाभी, इतना ज्यादा ऑयल? क्या चाहते हो आप, मेरी शादी ना हो? अरे दीदी क्या बात हो गई, इतना अपशगुन क्यों बोल रही हो आप? मतलब हद होती है भाभी किसी चीज की, हर वक्त इतना हैवी खाना। ओफो, आपको पाचन की प्रॉब्लम है इस उम्र में, बताइए। पापा मम्मी तो बता रहे थे कि मेरे रिश्ते के वक्त मम्मी जी ने उनसे ये कंफर्म किया था कि मुझे कहीं भी एडजस्ट होने की हैबिट है कि नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ कि नहीं। तो आपके होने वाले ससुराल वाले भी आपसे यही उम्मीद करेंगे ना दीदी। पहले के लोग तो पत्थर भी पचा लेते थे, यही कहती थी ना मम्मी जी आप। तो आप अभी के जमाने के हो कि तेल मसाला तो पचा ही सकती है। खाने के टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। आज कोई डिनर नहीं करता। अगली सुबह 7 बजते बजते सभी खाना खाने लगते हैं। सुषमा रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के अंदर होते हैं छोले और राजमा। बहू कहाँ है, तो हद होती है किसी चीज की। इस घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, हमारे पेट की तो सोच। सुबह छोले, रात में राजमा, मजाक बनाकर रख दिया इधर। कहाँ है तू? सुषमा की आवाज सुनते ही सभी उसकी ओर से बोलना शुरू कर देते हैं। गलती तो तेरी है निखिल, अपनी पत्नी को सही से रखना नहीं आया तुझे। और कितने कंट्रोल में रखना चाहते हैं पापा जी आप सब, मुझे बताइए। मम्मी जी शादी के पहले ही इतनी बड़ी लिस्ट दे दी गई थी मेरे मायके वालों को कि लड़की को ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। शादी के तुरंत बाद मुझे मेरी मामी सास के यहाँ भेज दिया गया, जहाँ पूरे 1 महीने के लिए मुझे बीमारों वाला खाना खाना पड़ा। किसी को तरस नहीं आया मुझ पर, किसी को भी नहीं। और यहाँ आने के बाद भी मैं खाने को तरसती रही, पर फिर भी कभी निखिल कहते अभी कुछ नियम बाकी है तो बाद में खाना, फिर आप कहती अकेले मत खाना, प्रीति दीदी कहती अब खाना ही क्यों है, कोई कहता सबसे बिना पूछे खाना नहीं है, तो कोई और ने खाना खा लिया है तो अब खाना बनेगा नहीं। इसी तरह की भतेरों कहानियां सुनाई गई मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैंने भी सोच लिया, अन्नपूर्णा हूं ना मैं, मेरे हाथ से बनी रसोई हमेशा भरी होनी चाहिए ना।
तो ऐसी रसोई भरूंगी कि खा खाकर परेशान हो जाएंगे सब। सभी ने आपको भूखा रखा तो फिर भी आप सबको खिलाती रही, क्यों? ये बताने के लिए कि हर चीज की अति कितनी ज्यादा बुरी है। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे आप लोगों को छोले और राजमा खाते हुए। कैसे सक पका गए, सब कोई चिड़चिड़े हो गए, कोई मेरी चुगली करने लगा है। और वहां जब मैं इस प्रॉब्लम में थी तो मुझ पर क्या बीत रही होगी, किसी ने सोचा? मम्मी जी तो खुश हो गई कि वाह, मेरी बहू अपनी हनीमून के टिकट कैंसिल करवा कर अपनी मामी सास की सेवा करने को चली गई। पर मुझे क्या पता था कि 2 से 4 दिन का कहकर मुझे 1 महीने के लिए वहां रख दिया जाएगा। मतलब अच्छा होना तो गुनाह हो गया, नहीं? पर तेरी तारीफ भी तो की मैंने आस पड़ोस वाले से। बहू ऐसे ना बोल, अब मुझे क्या पता था तुझे खाना सही से नहीं मिल रहा है। उसका गुस्सा तू ऐसे निकालेगी हम सब पर मैं समझ सकती हूँ, तेरी नाराजगी भी ठीक ही है। भाभी के यहाँ मैं जब भी तुझे फोन करती थी तो भाभी की तबीयत पूछती थी, पर कभी ये नहीं पूछा कि तू कैसी है। वहां लगातार काम करने के कारण तुझे भी तो आराम की जरूरत महसूस हो रही होगी, पर आते ही हमने तुझे काम पर लगा दिया। और ये जब तू खुद के लिए खाना ऑर्डर कर रही थी तब भी नहीं करने दिया था। ऐसे में तेरा सभी के लिए एक जैसा खाना बनाना भी समझ में आता है। अब से अगर तुझे कुछ चटपटा खाना हो तो तू अपने लिए बना सकती है, पर बाकियों के लिए जैसा खाना हो उन्हें वैसा ही बना देना। बहू बीती बात को भूल जा और हम सबको माफ कर दे बेटा। क्या बात है बहू रानी, तुम तो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक रही हो। इतनी गोरी लड़कियां मैंने सिर्फ विदेशों में ही देखी है या फिर फिल्मों में। हाँ हाँ, मेरी बहू तो है ही बहुत गोरी और खूबसूरत, आखिर मैंने पसंद की है। तो कौशल्या, अब तो तुम्हारे लिए डरने वाली एक और बात हो गई। अब तक तुम सिर्फ अपने बेटे के लिए डरती थी, अब तुम अपनी बहू के लिए भी डरोगी। क्यों आंटी, ऐसा क्यों? सासू माँ, आप आदित्य जी को लेकर डरती क्यों रहती हैं? ऐसी क्या बात हो गई? माँ, मैं जरा ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, रात में थोड़ा लेट वापस आऊंगा। अरे मेरा राजा बेटा, तू बिना मुझे बताए यहाँ बाहर क्यों आ गया? तुझे नजर लग जाएगी। देखो मेरी सारी सहेलियां आई हुई हैं, चल जल्दी जल्दी मेरे साथ अंदर चल। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, भला अब मुझे किसकी नजर लगेगी? तू चाहे जितना बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो उतना ही छोटा रहेगा, और नजर तो कभी भी लग सकती है। अब ज्यादा देर यहाँ खड़ा न रह, चल मेरे साथ चल। बहू, कौशल्या की पुरानी आदत अभी तक गई नहीं, तुम ही समझाओ अपनी सास को कुछ। मैं जाकर देखती हूँ सासू माँ आखिर करती क्या है आदित्य जी के साथ। मुझे तो आया भी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तक मैं घूंघट में ही थी, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई। हाँ बहू, तुम जाकर देखो, हम तो ये सब तब से देखते चले आ रहे हैं जब आदित्य पैदा हुआ था। हम लोग चलते हैं। ठीक है आंटी। मोहल्ले की सारी औरतें उठकर वहां से चली गई। अब जाकर देखती हूँ सासू माँ आदित्य जी के साथ आखिर कर क्या रही हैं। निहारिका उठकर जब सामने वाले कमरे में गई तो देखा उसकी सास आदित्य के सामने एक नींबू काट रही थी। मेरे बेटे को काली नजर से बचाना, हे देवी माँ, हर बुरी नजर को इस नींबू की तरह ही काट देना। अरे सासू माँ, ये सब क्या कर रही हो? चुप रहो बहू, ऐसे बीच में नहीं बोलते। मेरे बेटे को नजर लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जब तक मैं ये सब कर रही हूँ चुपचाप खड़ी रहो। माँ, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तू भी चुपचाप खड़ा रह। उसके बाद कौशल्या ने अपने बेटे को एक काला टीका लगाया, फिर उसकी आरती उतारने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, हे दुर्गे माता, मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाना। टीका लगाने के बाद कौशल्या ने अपने बेटे के माथे पर तिलक लगा दिया। जा बेटा जा, अब तुझे कोई नजर नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच माँ। अब कल से मुझे 1 घंटा पहले ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा तो आपको नजर उतारने में लगता है। आदित्य कमरे से बाहर आया तो उसके पिता और बहन पायल खड़े थे। नजर उतर गई मेरे बेटे की? हाँ पापा, उतर गई। मेरा बचपन खत्म हो गया, पर माँ ने आज तक मेरी नजर उतारनी बंद नहीं की। भैया, माँ आपको लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो चुकी हैं। बड़ी मिन्नतों के बाद आप पैदा हुए थे ना, इसलिए वो सोचती हैं कि कहीं आपको नजर न लग जाए। इतने में वहां कौशल्या और निहारिका दोनों आ गई। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरी बुराइयां करने लगे। अरे नहीं माँ, हम दोनों बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो आपकी अच्छाई ही गिना रहे थे। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, वरना मुझे पक्का देर हो जाएगी। बहू जाओ, तुम घर का काम कर लो, और जब मेरी सहेलियां आया करें या कहीं बाहर जाया करो तो तुम भी बन ठन के थोड़ा रहा करो, ताकि थोड़ी और खूबसूरत लगो। हाँ, भाभी तो पहले से ही माँ इतनी गोरी हैं, फिर उन्हें सजने संवरने की क्या ही जरूरत है।
बिल्कुल सही बात बोली पायल ने। मैं इतनी गोरी हूँ कि अंधेरे में भी खड़ी हो जाती हूँ तो उजाला हो जाता है, इसलिए मुझे सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार, जाकर काम कर। पायल, तू भी भाभी की मदद कर, मैं थोड़ा अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ बाहर। ठीक है माँ, जाइए आप। निहारिका की सास कौशल्या वहां से चली गई। ससुर जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। चलो पायल। थोड़ी देर बाद पायल और निहारिका घर की साफ सफाई करने लगी। पायल, जब सासू माँ आदित्य जी की नजर उतार रही थी तब मैंने उनका चेहरा देखा था। वो इन सबसे शायद परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो माँ है इसलिए कुछ कह नहीं सकती। हाँ भाभी, मैंने भी एक दो बार माँ को मना किया है कि अब भैया बड़े हो गए हैं, इन सब की जरूरत नहीं है, पर वो हमें ही हड़का देती हैं। कोई बात नहीं पायल, ये एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार ही तो है। हाँ भाभी, इसलिए तो हमने अब बोलना ही बंद कर दिया है इस बारे में। तो इस तरह धीरे धीरे शाम हो गई। घर की डोरबेल बजी। निहारिका ने दरवाजा खोला तो बाहर आदित्य था। अरे, आ गए आप? नहीं नहीं, मैं तो अभी अपने कैबिन में बैठकर चाय पी रहा हूँ, थोड़ी देर बाद निकलूंगा। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप। अब बाहर ही खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे? एक मिनट बहू, अभी आदित्य को अंदर मत घुसने देना, पहले मुझे उसकी नजर उतारने दे। कौशल्या आरती की थाल लेकर दरवाजे पर आ गई और उसकी नजर उतारने लगी। हे माता रानी, आज दिन भर में जितने भी लोगों ने मेरे बेटे को नजर लगाई हो, वो सारी नजरें काट दीजिए। माँ, मैं थक गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। कौन मुझे नजर लगाएगा इस उम्र में? मैं तो दिन भर ऑफिस में था, बहुत सारी मीटिंग्स थी। बेटा, मैंने कहा ना, चुपचाप खड़ा रह, बीच में बोला मत कर। हो सकता है जिसके साथ तू मीटिंग कर रहा हो उन्हीं लोगों ने तुझे नजर लगा दी हो। आज भी जमाना बदला नहीं है। अचानक कौशल्या ने एक लाल मिर्च निकाली और आदित्य के सर के चारों तरफ घुमाने लगी। सासू माँ को तो हर तरह से नजर उतारने आता है, लगता है ये बुढ़ापे तक चलता रहेगा। नजर उतारने के बाद, बेटा ये पानी का ग्लास पकड़ो और बिना पीछे देखे सारा पानी पीछे की तरफ फेंक दो। माँ, क्यों फालतू में पानी बर्बाद कर रही हो आप? इतना पानी किसी की प्यास बुझा सकता है। सारी नजरें उतार कर इस पानी में ही कैद कर दी है मैंने, ये पानी कोई वैसे भी नहीं पी सकता। ज्यादा मोटिवेशनल बातें मत करो, जितना कहा है उतना करो। जितना सासू माँ कह रही हो उतना कर दीजिए ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या बात है, तुम भी माँ के साथ मिल गई? अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। आदित्य ने ग्लास का पानी बिना देखे पीछे फेंक दिया। चलो बेटा, अब अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। तभी वहां उसके पिताजी और बहन आ गए। चलो भैया, फाइनली घर के अंदर आ ही गए। पायल, तू मुझे ताना मार रही है ना? नहीं माँ, पायल ताने नहीं मार रही है आपको, वो सही ही तो कह रही है। मैं आधे घंटे पहले घर आ गया था, लेकिन अंदर आते जाते मुझे इतना टाइम लग गया आपकी वजह से। बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है आज? आज पक्का तुझे कोई बुरी नजर लगी है। सोने से पहले मैं फिर से तेरी नजर उतारूंगी। निहारिका, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं नजर उतारने की तैयारी करती हूँ। उसकी सास वहां से चली गई। आदित्य सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मैं कुछ बोलता ही क्यों हूँ? कुछ भी बोल दूं तो माँ को लगता है मुझे नजर लग गई। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, अगर हम लोग भी इस बारे में कुछ बोलने लगे तो तुम्हारी माँ को लगेगा कि तुम पर हमारी ही नजर लग गई है। पापा ने बिल्कुल सही कहा भैया। अब गनीमत इसी में है कि माँ के सामने कोई नेगेटिव बात मत करना, वरना उन्हें लगेगा कि आपको नजर लग गई है और फिर आपका 1 घंटा तो गया समझो। तुमने बिल्कुल सही कहा पायल, अब मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोलकर आदित्य अपने कमरे में चला गया। ठीक है, तुम दोनों खाना बना लो जल्दी से, बेचारा थक गया है आज, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। उसके ससुर वहां से चले गए। चलो पायल, हम लोग खाना बना लेते हैं। आज आदित्य थोड़ा टेंशन में है, इसलिए आज उनकी पसंद का मटर पनीर बनाते हैं। क्या बात है भाभी, हम दोनों भाई बहनों को बचपन से ही मटर पनीर बहुत पसंद है, चलिए। इतना बोलकर वो दोनों किचन में जाकर खाना बनाने लगी। भाभी, माँ से बोलकर आपकी भी नजर उतारना शुरू करवा देते हैं, आप तो इस पनीर से भी ज्यादा गोरी लग रही हो। वैसे बात तुम्हारी सही है, मैं गोरी तो बहुत हूँ, लेकिन ये नजर उतरवाने के चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। मैं भी आदित्य जी की तरह हर दिन घंटों बर्बाद नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। आदित्य थका हुआ था, उसने जैसे ही एक निवाला उठाया वैसे ही उसकी माँ बोली, रुक जा बेटा, ये पहला निवाला अपने सिर के चारों तरफ घुमा के डस्टबिन में फेंक दे। खाने से पहले तेरी नजर उतर जाएगी, हो सकता है हम में से ही किसी की नजर लग जाए तुझे। माँ जो भी कह रही हैं चुपचाप कर देता हूँ, वरना 1 घंटे की जगह 2 घंटे नजर उतारने में लग जाएंगी मेरी माँ आज रात। आदित्य ने एक निवाला अपने सिर के चारों तरफ घुमाकर डस्टबिन में फेंक दिया और फिर खाना खाने लगे सब लोग। क्या बात है बहू रानी, मटर पनीर तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है।
इतनी गोरी लड़की इतना अच्छा खाना भी बना सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। माँ, मैं भी तो गोरी हूँ, मैं भी खाना अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन तुम निहारिका से ज्यादा गोरी नहीं हो। हाँ, ये बात भी आपकी सही है माँ। तो इस तरह खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आदित्य और निहारिका अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे कि तभी निहारिका की सास आरती की थाल लेकर उसके कमरे में आ गई। चलो बेटा, अब तुम्हारी नजर उतार देती हूँ ताकि रात भर में सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। माँ, मुझे किसी की नजर नहीं लगी है। आपके होते हुए भला मुझे किसी की नजर कैसे लग सकती है? देखा, जब तू ऑफिस से आया था तब तुझे नजर लगी हुई थी, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा था। लेकिन खाने का निवाला जैसे ही तूने डस्टबिन में डाला, वैसे ही अब तू प्यार से बातें करने लगा। इसका मतलब जो भी मैं करती हूँ उससे नजर उतर जाती है। अब मुझे थोड़ी सी नजर और उतार लेने दे। आदित्य चुप हो गया। अब उसकी माँ काफी देर तक उसकी नजर उतारती रही, उसकी आरती उतारती रही। लोबान सुलगाया। चलो ठीक है बच्चों, अब तुम दोनों सो जाओ, सारी नजर उतर चुकी है। उसकी सास वहां से चली गई। चलो ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ निहारिका। आदित्य सो गया, लेकिन निहारिका मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ को ठीक करने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निहारिका भी सो गई। अगली सुबह आदित्य ऑफिस जाने के लिए रेडी था। सब नाश्ते की टेबल पर थे। ये क्या हुआ आज? अभी तक नाश्ता नहीं बना, बहू कहाँ रह गई? अभी तक नाश्ता नहीं बना, लगता है बिना नाश्ते किए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। रुक, मैं देख कर आती हूँ। कौशल्या निहारिका के कमरे में गई तो देखा वो अपने चेहरे पर भाप ले रही थी। बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बना, ये क्या कर रही हो तुम? सासू माँ, मैं अपने चेहरे पर भाप ले रही हूँ। मुझे अपनी देखभाल तो करनी पड़ेगी ना, वरना मुझे भी नजर लग गई तो। बहू, ये सब बाद में कर लेना, पहले जाकर नाश्ता बना दो। सासू माँ, मैं इतनी गोरी हूँ कि मुझे तो किसी की भी नजर लग सकती है। मुझे अब जाकर समझ में आया, अगर मैं बाहर आई तो हो सकता है आपकी, ससुर जी की, आदित्य जी की या पायल की ही नजर मुझे लग जाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? सासू माँ, मुझे इस तरह से मत देखिए, हो सकता है आपकी ही नजर लग जाए, जाइए यहाँ से। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, मैं पायल से नाश्ता बनाने के लिए बोल देती हूँ। कौशल्या बाहर आ गई। पायल, आज तुम नाश्ता बना कर दो, निहारिका अपने चेहरे पर कुछ कर रही है। अब तो नाश्ता बनाने में टाइम लग जाएगा, मैं ऑफिस से ही नाश्ता कर लूंगा, आप लोग नाश्ता कर लेना। माँ, आपने मेरी नजर तो उतार ही ली थी, चलता हूँ। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। आज बहू की वजह से मेरा बेटा बिना नाश्ता किए चला गया, पता नहीं सुबह सुबह क्या करने बैठ गई। परेशान मत हो माँ, मैं जाकर नाश्ता बना लेती हूँ। पायल उठकर वहां से चली गई। तुम खड़ी होकर यहाँ क्या कर रही हो? कभी कभी मेरी भी नजर उतार दिया करो। मुंह में नकली बत्ती सी लेकर घूम रहे हो इस उम्र में, तुमको नजर कौन लगाएगा? तुम तो जब देखो तब मेरा मजाक ही उड़ाया करती हो, तुम्हारी भी तो खाल लटकने की लगी है वैसे। रहने दो, मेरी तरफ देखना भी मत, वरना मुझे भी नजर लगा दोगे। तुम एक नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देती? लोगों की नजर उतारने का, बहुत अच्छा चलेगा। इस उम्र में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, वरना ये नकली बत्ती सी भी निकाल लूंगी। तो इस तरह वो दोनों काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे। थोड़ी देर बाद पायल नाश्ता लेकर आ गई। चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अरे भाभी अभी तक नहीं आई? जाओ, जाकर देखो पायल, 1 घंटा हो गया है, अभी तक अपने चेहरे को भाप नहीं दे पाई वो। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। पायल सीधा निहारिका के कमरे में गई तो देखा वो अपने चेहरे पर फेस पैक लगाकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो डर गई। आह! अरे अरे, डरो मत पायल, मैंने अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया हुआ है। सॉरी भाभी, मुझे लगा आपको भी किसी की नजर लग गई, आपके ऊपर कोई भूतनी सवार हो गई। पायल, मैं नहीं मानती इन सब में। अरे मानती तो मैं भी नहीं हूँ भाभी, फिलहाल जल्दी ये सब खत्म कीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे नहीं पायल, तुम जाकर नाश्ता करो, मुझे तो अभी 2 घंटा लगेगा। इसके बाद फेस वॉश करूंगी, फिर फुल मेकअप करूंगी, तभी बाहर निकलूंगी। मैं इतनी गोरी हूं ना, मुझे अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, वरना नजर लग जाएगी। मेकअप करके रखूंगी तो लोगों को लगेगा ये मेकअप का रंग है, मेरा असली रंग नहीं है। भाभी, आज आपको अचानक क्या हो गया है? कुछ अलग तरह की बातें करने लगी हैं आप। ठीक है, मैं जाती हूँ। पायल वहां से चली गई। तो इस तरह लगभग 2 घंटे बाद राधिका पूरा मेकअप करके निहारिका पूरा मेकअप करके बाहर निकली। बहू, अब क्या करने आई हो बाहर? हम सब ने तो नाश्ता कर लिया, और ये अपने चेहरे का क्या हाल बना रखा है? तुम तो वैसे भी इतनी गोरी हो, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से आज आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। सासू माँ, मैंने आपसे ही तो सीखा है कि किसी को भी कहीं भी
किसी भी वक्त किसी की भी नजर लग सकती है। मैं इतनी गोरी हूँ, अगर मेकअप से अपना गोरा चेहरा छुपाऊंगी नहीं तो मुझे भी तो नजर लग सकती है ना। आज मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने ये सब किया। कौशल्या, तुम्हारी बहू भी धीरे धीरे तुम पर जा रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, नाश्ता मैं उन्हीं के साथ कर लूंगी। ठीक है, जाओ बहू। निहारिका वहां से चली जाती है। तो अब निहारिका अक्सर यही सब किया करती थी। एक रात जब सब लोग खाना खा रहे थे तो निहारिका अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आ गई। बहू, चेहरा क्यों छुपा रखा है अपना? सासू माँ, आप तो जानती ही हो कि मैं कितनी गोरी हूँ। जल्दी जल्दी में मैं रात को डिनर मेकअप नहीं कर पाई, तो मैंने मास्क लगा लिया ताकि मेरे गोरे गोरे चेहरे को किसी की नजर न लग जाए। बहू, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है तुम्हारा? हम में से किसकी नजर लगेगी तुम्हें? सासू माँ, अगर धोखे से आपकी सहेलियां आ गई तो? मैंने ये सब आपसे ही सीखा है कि दूसरों की नजरों से खुद को बचाकर रखना चाहिए। माँ, वैसे निहारिका बोल तो सही रही है। आप भी तो अक्सर मुझसे कहती रहती हो कि मुझे आपकी ही नजर लग सकती है। वैसे ही निहारिका को भी किसी की भी नजर लग सकती है। अब बेचारी उसकी सास कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन दोपहर को कौशल्या ने निहारिका को अपने पास बुलाया। बहू, बाथरूम में थोड़े कपड़े पड़े हैं, जाकर धो दे। ठीक है सासू माँ। वैसे बाथरूम जाने के लिए मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना चेहरा छुपाने की, तो ऐसे ही चली जाती हूँ। निहारिका वहां से चली गई। निहारिका ने मुझे परेशान करके रख दिया है। कहीं भी जाना होता है या खाना बनाना होता है तो घंटों तक मेकअप करती रहती है, फिर मुझे और पायल को ही खाना बनाना पड़ता है। अब मैं इसके कमरे से इसका सारा मेकअप का सामान और सारे मास्क गायब कर देती हूँ। कौशल्या निहारिका के कमरे में गई, उसका सारा मेकअप का सामान उठाया, सारे मास्क उठाए और घर के पीछे लेकर चली गई। अब मैं इनमें आग लगा देती हूँ। कौशल्या ने सारा सामान जला दिया और घर के अंदर आ गई। अरे निहारिका बहू, जरा बाहर तो आओ, कपड़े बाद में धो लेना। निहारिका बाहर आ गई। अरे क्या हुआ माँ जी? रात में कल्याणी जी के बेटे का बर्थडे है, उन्होंने हम सबको परिवार सहित बुलाया है, तो हमें वहीं चलना है। मेरी लाल वाली साड़ी प्रेस कर दो। ठीक है सासू माँ, शाम तक सब हो जाएगा। निहारिका वहां से चली गई। तो इस तरह रात को निहारिका को छोड़कर बाकी सब लोग तैयार होकर हॉल में खड़े थे। आज देखती हूँ ये अपना गोरा गोरा चेहरा कैसे छुपाती है लोगों से। सारा मेकअप का सामान तो मैंने जलाकर राख कर दिया है। माँ, देर हो रही है, निहारिका कहाँ रह गई? पता नहीं बेटा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। मैं बुलाकर लाती हूँ भाभी को। इतने में वहां पर निहारिका अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर आ गई। ये क्या लगा रखा है चेहरे पर बहू? क्या लगा रखा है माँ जी? मेरे कमरे से मेकअप का सामान, सारे मास्क सब गायब हो चुके हैं, इसलिए मैंने काला रंग पोत लिया अपने चेहरे पर। मैं बहुत गोरी हूं ना, तो वहां पार्टी में मुझे नजर लग सकती है। ये क्या लगा रखा है पिछले 1 महीने से तूने बहू? हम सबको पता है कि तू बहुत गोरी है, कोई नजर नहीं लगेगी। इससे अच्छा तो तू काली ही होती। माँ, मैं तो इतना गोरा भी नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी हर वक्त नजर उतारा करती हो, तो निहारिका के गोरे रंग का तो किसी की भी नजर लग सकती है। वो जो कर रही है सही कर रही है। अब मुझे समझ आ गया बहू कि तुमने ये सब मुझे समझाने के लिए किया है। चिंता मत करो, आज के बाद मैं सुबह एक बार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही नजर उतारूंगी आदित्य की, ज्यादा नहीं करूंगी अब। सासू माँ, आप तो बड़ी समझदार निकली, मेरी चाल के बारे में समझ गई आप।